मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लासेस सौरभ गौरव क्लासेस में। और आज से मैं आपको केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में हम लोग देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और यहीं से हमने केमिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये कहा था कि संसार का कोई भी पदार्थ है तो वो जिन छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु यानी कि एटम्स। यानी कि डाल्टन ने बताया कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो आपका परमाणु होता है यानी एटम होता है। और इन्होंने इस एटम के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि कही थी। जैसे कि पहली बात इन्होंने कही थी कि एटम को आप बांट नहीं सकते हैं, आप काट नहीं सकते हैं, आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी एटम, अगर ये आपका एटम है तो आप इसको आधा नहीं कर सकते, आप इस एटम को एक चौथाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा परमाणु है इसको आप बांट नहीं सकते हैं। हालांकि जब बाद में थ्योरीज आई, ठीक है, तो उन थ्योरीज में डाल्टन का ये परमाणु सिद्धांत की एटम को बांटा नहीं जा सकता, ये तो सही साबित हुआ। लेकिन इन्होंने जो कहा था कि इससे छोटा कोई और पार्टिकल्स नहीं होगा, ये गलत साबित हुआ। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। तो डाल्टन ने यही कहा था कि किसी भी तत्व का या किसी भी आपके पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका परमाणु होगा। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। लेकिन जो हम लोग आधुनिक सिद्धांत देखते हैं परमाणु का, जो परमाणु होता है जो कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, अगर हम आधुनिक सिद्धांत देखें, परमाणु का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी आप इसे कह सकते हैं। आज के समय में एटम की क्या स्थिति है, तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस, या इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं नाभिक। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है ये आपका नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ये आपकी पहली कक्षा हो गई, इसके बाद ये दूसरी कक्षा हो गई। इसी तरीके से इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये आपकी पहली कक्षा हो गई, ये आपकी दूसरी कक्षा हो गई। इसी तरीके से तीसरी कक्षा भी है और चौथी कक्षा भी है। इन कक्षाओं को हम लोग बोलते हैं के, एल, एम, एन। तो इन कक्षाओं में क्या होता है कि परमाणु के जो तीन बेसिक कण होते हैं, तीन बेसिक जो आपके पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं, बेसिक पार्टिकल्स परमाणु के, वो होते हैं आपके, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन और तीसरा आपका होता है प्रोटॉन और तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे इन तीनों कणों के बारे में कि ये परमाणु में तीनों कण होते कहां कहां हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर एक आपके दो इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं पहली कक्षा में, इसके बाहर जो दूसरी कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पर होंगे हमारे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये हमेशा और हमेशा ये नाभिक के अंदर होते हैं। ये स्थिर होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये गतिशील होते हैं, ये कक्षाओं में बराबर ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी थ्योरी में हम आगे देखते हैं कि जो हमने आपको तीन कण बताए हैं, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, जो कि है पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। इस फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी,
तो ये जे थॉमसन ने की थी, जो कि जिस पर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि अगर हम दूसरे पार्टिकल की बात करें, प्रोटॉन की, तो इसकी खोज आपकी की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपकी रदरफोर्ड ने। जबकि जो तीसरा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, इस न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन तीनों पार्टिकल्स में आपको देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जो होता है इस पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। ये आपकी एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन के बारे में हमेशा याद रखना है, ना ही इस पर धनावेश होता है, ना ही इस पर ऋणावेश होता है। यानी ना तो ये आकर्षित हो सकता है, ना ये प्रतिकर्षित हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो कि आपके नाभिक के अंदर होते हैं, उन पर धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर ऋणावेश होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि केमिस्ट्री में जानना बहुत जरूरी है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे पता करेंगे। जैसे कि ये आपका नाभिक हो गया, और इस नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा आपकी होगी, ये पहली कक्षा हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है यानी नाभिक है, ये आपकी पहली कक्षा है। इसके बाद ये दूसरी कक्षा हो जाएगी, इसके बाद ये तीसरी कक्षा हो जाएगी, और ऐसे ही ये फिर ये एक चौथी कक्षा हो जाएगी। तो ये जो कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनको हम ऐसे नोट कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा। और इनको एक डिनोट करने का एक अलग और भी तरीका होता है। इनको हम लिख देते हैं K L M N, यानी कि जो पहली कक्षा आपकी होती है इसको K से डिनोट करते हैं, दूसरी कक्षा को L से डिनोट करते हैं, तीसरी कक्षा को हम लोग M से डिनोट करते हैं, और चौथी कक्षा को N से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन कक्षाओं में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो कितने भरे जा सकते हैं। यानी कि हम लोग देखेंगे कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कितने भरे जा सकते हैं। तो इसका हमेशा याद रखना है, जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 2n², जहां पे n आपका होता है कक्षाओं की संख्या। आप पहली कक्षा में पता कर रहे हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो 2n², किसी भी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं अधिकतम, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहली कक्षा के लिए देखें, k के लिए, k यानी कि n = 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर मीन्स 2, यानी कि पहली जो आपकी कक्षा है इसमें केवल अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। हाँ, अगर किसी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर किसी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसकी परमाणु संख्या अगर 3 है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 2 तो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे वाली कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। इसके बाद हम लोग देखें n = 2 के लिए, तो n = 2 के लिए 2n² में वैल्यू रखेंगे, तो 2 × n की वैल्यू कितनी है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, और 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारे बनेंगे, इस k के बाद l में कितने बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं वो 8 भरे जाएंगे। ऐसे ही तीसरी कक्षा में देख लीजिए n = 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 आ जाएगा। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चौथी कक्षा में देख लीजिए
n इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग 16 और 16 दूनी 32, यानी कि चौथी कक्षा है उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसे आप चार्ट के माध्यम से इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर KL MN हमारी कक्षाएं हैं, ये KL MN इस तरीके से अगर KL MN हमारी कक्षाएं हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा यानी N में आपकी 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से ये किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आपको फिलअप करने का तरीका है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं क्या वो आपस में किसी भी परमाणु में बराबर होते हैं, और क्या किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है तो उसका कोई रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। ये तीनों चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी हमारा तत्व होता है, मान लीजिए कि हमारे पास तत्व है x कोई तत्व है और इसकी परमाणु संख्या है z, तो ये z को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये z क्या है? इसकी परमाणु संख्या। z क्या है? आपकी परमाणु संख्या। तो जब किसी भी तत्व को डिनोट करते हैं तो परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और जो परमाणु भार होता है उसको ऊपर लिखते हैं। परमाणु भार को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से। किसी भी तत्व में परमाणु भार को डिनोट किया जाता है वो कैपिटल A से किया जाता है, परमाणु भार। यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो कि अगर हम लिख देते हैं कार्बन यानी C जो कि कार्बन का प्रतीक है, कार्बन 612, तो इस कार्बन 612 का मतलब हो गया 6 जो है इसकी क्या है? परमाणु संख्या है, और 12 क्या है? इसका आपका एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक वेट है, यानी कि परमाणु भार है। तो ये आपका डिनोट करने का तरीका होता है। अब देखिए अगली बात कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है यानी कि Z, किसी भी तत्व की, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना? यानी कि Z बराबर E बराबर P। किसी भी तत्व में जो परमाणु संख्या होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर कार्बन 612 है, इसमें Z की वैल्यू कितनी है? 6, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये केवल तभी होगा जब आपका तत्व जो है वो सामान्य अवस्था में होगा, यानी कि कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ना हो या अंदर ना आया हो। ठीक है ना? यानी कि साधारण अवस्था में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना? यानी कि इस चीज से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई आपका तत्व है और ये नाविक है, और नाविक के बाहर ये आपकी कक्षाएं हैं, तो अगर यहाँ पर 4 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पर भी आपके 4, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 2 अगली कक्षा में चले जाएंगे। ठीक है ना? यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यही प्रोटॉन की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है यही आपके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। Z बराबर E बराबर P, आपका ये पहला फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला। देखिए किसी भी तत्व का जो सेंटर वाला भाग होता है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस वास्तव में क्या होता है कि इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है ये बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ही, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है उसको ही उस तत्व का परमाणु भार मान लेते हैं। यानी कि अगर परमाणु भार किसी तत्व का कैपिटल A है, कैपिटल A बराबर हो जाता है N प्लस P। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार होगा वही आपका एटॉमिक वेट बन जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अगर हम मिला देंगे, उस तत्व की न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को मिला देंगे तो वही आपका परमाणु भार बन जाएगा। यानी कि परमाणु भार का इस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो भार होता है ये बहुत कम होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम। जबकि अगर आप लोग देखेंगे प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन का आपका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका होता है 1.673 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वांटिटी तो ठीक है, फिर भी आसपास थोड़ा सा लग रही है, लेकिन यहाँ पे आप पावर आप देखेंगे तो यहाँ 10 की घाते -31 है, ये 10 की घाते -27 है, काफी अंतर है, ठीक है ना। 10 की घाते -31, 10 की घाते -27। ऐसे ही आप न्यूट्रॉन का अगर द्रव्यमान देखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये आपका यही होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइनर अंतर होता है, 1.673 की जगह 1.674 हो जाता है, गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। ये 10 की घाते -27 है, ये दोनों केस में सेम रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लगभग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ही कम होता है। इसलिए जब भी एटॉमिक भार या परमाणु भार की हम लोग बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही योग को हम लेते हैं, यानी कि कैपिटल ए का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है n+p। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। वो इस फॉर्मूले में आप लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स भी आ रहा है, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या पर भी न्यूट्रॉन्स डिपेंड करेंगे, परमाणु भार पर सॉरी उप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर भी डिपेंड करेंगे। तो आपके दो फॉर्मूले बन जाते हैं, A = n+p और दूसरा फॉर्मूला बन जाता है Z = p। एक चीज और देख लीजिए, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताया है। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना उसका चार्ज होता है वो भी नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे धनावेश होता है यानी कि माइनस, ठीक है। तो कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, ठीक है ना। जबकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है आपका, प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मैग्नीट्यूड है 1.6 गुणे 10 की घाते -19, 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है। मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? धनावेश होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है? धनावेश होता है। क्यों? क्योंकि जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, यानी कि किसी भी चीज पर अगर आवेश है तो या तो वो ऋणावेश होगा या फिर वो धनावेश होगा, ऋणावेश होगा या धनावेश होगा। अगर किसी चीज पर धनावेश है इसका मतलब है कि उस चीज पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और अगर किसी चीज पर धनावेश है तो इसका मतलब है कि उस चीज में प्रोटॉन की अधिकता है। यानी कि ये उल्टा भी कह सकते हैं आप, अगर किसी चीज में उस पर धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्रोटॉन्स जो है इस केस में ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर धनावेश में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ये चीज हमको बिल्कुल बेसिक से ध्यान रखनी है। अब अगली चीज हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको सोडियम का हम परमाणु लिए लेते हैं, सोडियम यानी कि 11 होता है, ठीक है ना। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से। Na से हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है लैटिन नेम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम,
ट्रियम, इसलिए सोडियम को हम लोग डिनोट करते हैं Na से। अगर हम लोग देखें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सोडियम का, तो वो हो जाएगा आपका 2 8 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर दिया है Z। अभी हमने बताया कि जो Z होता है वही E के बराबर होता है, वही P के बराबर होता है, यानी कि जो परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर ही होती है। तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त किए जाएंगे, देखिए ये आपका सोडियम परमाणु का बनाने जा रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर। तो ये सोडियम का ये नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन कितने हैं आपके 11 हैं, न्यूट्रॉन अभी निकालेंगे कितने हो सकते हैं। अब देखिए मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक, इस फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अधिकतम 2 आ सकते हैं, तो 2 हमने लिख दिया। अब इसका सेकंड ऑर्बिट देखते हैं हम लोग, सोडियम की ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ये कक्षा है, कितने आ सकते हैं अधिकतम 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2 और ये 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप हो गए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और आपका बाकी है, ये कहाँ जाएगा आपकी अगली यानी तीसरी कक्षा में, ठीक है ना। पहली कक्षा को K बोलते हैं, दूसरी कक्षा को L और तीसरी को M। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है ये आपका चला जाएगा। ये जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पहली कक्षा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जो पहली कक्षा होती है, ठीक है, पहली कक्षा जो आपकी होती है, या इसी को कक्षा को हम लोग कोष बोल देते हैं, ठीक है ना, या इंग्लिश में इसको ऑर्बिट बोल देते हैं। पहली जो आपकी कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको ग्राउंड स्टेट में कहा जाता है, ठीक है ना। अगर जो बाहरी और जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। तो होता क्या है कि जब भी एनर्जी किसी एटम को दी जाती है तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका जंप मारता है। तो यहाँ पर जो तीसरी कक्षा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब एनर्जी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ये बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसकी बाहरी यानी अंतिम कक्षा में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यानी कि अब केवल इस सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बाद वाली कक्षा में, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ठीक है ना, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 ही हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, उस परमाणु पे धनावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो सोडियम पे क्या होगा आपका धनावेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए हैं लेकिन प्रोटॉन अब 11 है। प्रोटॉन पहले भी 11 थे, अब भी 11 है, कम क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस पर एक धनावेश आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब भी किसी भी परमाणु पर या तत्व पर धनावेश या ऋणावेश आता है तो ये जो तत्व होते हैं ये बन जाते हैं आपके आयंस। आयंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ठीक है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उस तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उन पे धनावेश बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे तो उन पे ऋणावेश बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आयंस 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब आगे हम लोग देखते हैं तत्वों को लेकर कि किस तरीके से तत्व धनायन या ऋणायन बनाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे तत्व हैं शुरुआत से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि 30 तक जो मेनली हम लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत हम लोग करते हैं हाइड्रोजन परमाणु से। जो हाइड्रोजन आपका एटम है, हाइड्रोजन जो कि आपकी गैस है, इसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल S से। और इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होती है इसकी 1 होती है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये पहली कक्षा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 ही फिलअप हो जाएगा। दूसरा देखिए हीलियम, हीलियम को हम लोग नोट करते हैं कैपिटल H और स्मॉल e से।
इसमें होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी परमाणु संख्या भी 2 ही होती है। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, 2 ही बन जाएंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे लिथियम। लिथियम को हम लोग नोट करते हैं Li से, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। और क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यहां हम लोग क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,1। इसके बाद देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बेरिलियम को हम लोग नोट करते हैं Pe से, ये होता है 4। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। बेरिलियम के बाद देखिए बोरॉन। बोरॉन का होता है, इसको नोट करते हैं कैपिटल B से, और ये होता है 5, और ये हो जाएगा आपका 2,5। इसके बाद देखिए कार्बन। कार्बन को हम लोग नोट करते हैं कैपिटल C से, ये होता है 6, और ये आपका हो जाएगा 2,4। इसके बाद देख लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 7, ठीक है ना, इसको नोट करते हैं कैपिटल N से, ये हो जाएगा 7। और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होंगे? 2,5। नाइट्रोजन के बाद इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी कॉपी में घर पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे की क्लास आपके दूसरे वीडियो में होगी। थैंक यू।